हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 6 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले कि बाकी जितने भी 4 चैप्टर्स हैं उनके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला हो तो आप चैनल को ओपन करके उसमें मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी हैं सभी सब्जेक्ट्स की, वहाँ से आप इजीली चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर के सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के एंड में, चैप्टर के मिड में दिए हुए होते हैं, आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड, आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड, उन सभी को डिस्कस करते हैं। साथ में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 4 बार आ भी चुका होता है, तो आई होप उसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। पृथक मतलब होता है सेपरेट करना, अलग अलग करना। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसके जो अवयव होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? हमें 2 उदाहरण बताने। तो देखिए, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है। जब भी हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे लिए ठीक नहीं है और जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, गैर उपयोगी चीज़ें जो हैं उनको हम अलग कर देते हैं निकाल के। ठीक है, जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो शुद्ध होता है, जो अवयव शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हम उनका ही ठीक ढंग से प्रयोग करते हैं, बाकी को हम निकाल कर अलग कर देते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम हस्त चयन विधि द्वारा, हस्त चयन का मतलब जब हम हाथों से कोई चीज़ छांटते हैं, ठीक है, बिनना भी बोल सकते हैं हम उसे। अपना अपने घर में देखा होगा, अक्सर आपके घर में गेहूं बिना जाता है, चावल दालें बिनी जाती हैं, ताकि उनमें अगर कोई कंकड़ या पत्थर हो तो उसे निकाला जा सके और वो खाने के टाइम हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना बना दे। तो देखिए, गेहूँ आपके घर में आपकी मम्मी या दादी चुनती होंगी, चावल दाल की गंदगी में से कंकड़ पत्थर निकलते हैं, ठीक है, भूसी के टुकड़े, ये जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं इन सबको हम अलग कर देते हैं, मतलब पृथक कर देते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा, चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने नहीं किया हो, अगर आपने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस ना किया हो, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं थोड़ी सी दाल या चावल लेकर। ठीक है, जैसे कि हम दाल या चावल पानी में डालकर धोते हैं, ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भारी होने की वजह से सब नीचे तले में बैठ जाती है, लेकिन जो मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो हल्के होने की वजह से पानी में आकर तैरने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की अशुद्धियाँ होती हैं जो धोते वक्त निकल जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग किया जाता है? किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। देखिए, वायु के झोंकों द्वारा आपने अपने घर में हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि एक छलनी टाइप होती है, इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा उसके ऊपर से निकला होता है। इसके अंदर आपके पेरेंट्स नहीं, हम मम्मी दादी या फिर कोई भी घर में लेडी जो ऐसे काम, किचन के काम करती हैं, उनको देखा होगा आपने कि इसे हवा में उछालते हुए दाल या चावल जो कुछ भी होता है, अनाज, उसमें से मिट्टी निकालती हैं, जिससे जो मिट्टी होती है ना वो हवा के सहारे बाहर निकल जाती है। किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे की भारी अन्य कणों के से पृथक करने के लिए करते हैं। जो अनाज होता है उससे जो भूसी होती है, ठीक है, वो हवा के साथ उड़ जाती है, इसका यूज़ किसान ज़्यादातर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसी व धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है तो। पकाने से पहले आप दालों से भूसी और धूल के कण अलग कैसे करेंगे? तो पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसी व धूल के कणों को हस्त चयन विधि द्वारा अलग करेंगे। हस्त चयन विधि से या तो आप बैठ के उसे बिन लीजिए, या फिर जैसे कि मैंने अभी बताया, चलनी टाइप आपके घर में ऐसा कुछ होगा, आप अपनी मदर से या फिर अपनी ग्रैंड मदर से पूछिएगा, वो आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगी कि वो किस चीज़ से चावल और दाल को छानती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चालन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग होता है? अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। यस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसे चालनी भी बोलते हैं, कुछ लोग चालन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी यूज़ से, मतलब इसकी हेल्प से आपके घर में अनाज को छाना जाता है, जो हवा के सहारे जो मिट्टी के कण होते हैं निकाल देते हैं। छलनी सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजारने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छलनी में ही रह जाती हैं।
आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत, ठीक है, और पानी, इसका मिश्रण है एक ग्लास के अंदर। अब आप इसको कैसे अलग करोगे, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए, एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ दिया। हमने एक ग्लास लिया, पानी में रेत मिलाकर हमने थोड़ी देर के लिए अच्छे से छोड़ दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जितनी भी मिट्टी होगी ना ग्लास में वो नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये रेत नीचे जम जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? अवसादन। याद रखिएगा, जब हम मिट्टी या पानी किसी भी चीज़ को अलग अलग करते हैं, ठीक है, हमने पानी में कंटेनर में पानी और वो चीज़ भर के रख दी, इसमें हम चॉक पाउडर भी ले सकते हैं, वो चीज़ नीचे तली में बैठ जाती है, ठीक है, और पानी अलग हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे अवसादन। पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालें, इसे निस्तांतरण कहते हैं। अब हमने क्या किया, जब मिट्टी नीचे बैठ गई ग्लास की तली में, तो जो हमारा पानी है हमने दूसरा कंटेनर लिया और पानी को उसमें पलट दिया, ठीक है, तो मिट्टी यहाँ रह गई और पानी साफ हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? निस्तांतरण। हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? आपने आटा लिया और चीनी ली, दोनों मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है? आटे और चीनी को अलग अलग करना है, तो आप कैसे अलग करेंगे? क्या ऐसे संभव है? येस, इट इज़ पॉसिबल, बट हाउ, कैसे पॉसिबल है? किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। हम क्या करेंगे? छन्नी लेंगे, चालन लेंगे, चलनी भी बोलते हैं इसे, इसमें छोटे छोटे से ना बारीक बारीक छेद होते हैं, बिल्कुल आटे जैसी बारीक चीज़ें जो होती हैं ना वो छान के ऐसे ऐसे निकल जाती हैं नीचे, और जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं अगर वो थोड़ी भी मोटी होगी तो वो चलनी में ही रह जाएगी। तो हम इस तरीके से आटे और चीनी को अलग अलग कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, पंकित जल से किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, पंकिल जल है, ठीक है, उससे साफ पानी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चरणों से गुजरना पड़ेगा। अब एक कंटेनर में हम पंकिल जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद कंटेनर की जितनी भी उसमें अशुद्धियाँ होंगी वो सब नीचे बैठ जाएंगी, जिसे हम अवसादन कहते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। ऊपर का जो पानी होगा, ऊपरी परत पानी की, उसे हम दूसरे कंटेनर में पलट लेंगे, इसे हम निस्तांतरण कहेंगे। और उसके बाद जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ होंगी उसे हम फिल्टर पेपर की मदद से अलग कर लेंगे, जिसे हम निस्यंदन कहेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, रिक्त स्थानों को भरना है। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए, धान, इसके जो दाने होंगे डंडियों से अलग करने की जो विधि होती है, ठीक है, किसान धान की खेती करते हैं, धान को खेत से अलग कर लिया, उसकी कटाई हो गई, अब उसको डंडियों से अलग भी तो करना है ना बाजार में बेचने के लिए, तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग विधि, ठीक है। ये आंसर लिखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब हमने क्या किया? छन्नी से दूध को छान लिया, तो जो दूध की मलाई होगी ना वो छन्नी पर रह जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे निस्यंदन। ओके, यहाँ लिखा है निस्यंदन, आप स्पेलिंग देखकर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुंदर है, समुंदर से हम नमक लेते हैं, कॉर्नर पर नमक पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, जब यहाँ से हम नमक लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोला जाता है वाष्पन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं, ठीक है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जब पंकिल जल जो होता है उसको हम कंटेनर में रखते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ़ हो जाता है, उसके बाद हम ऊपरी पानी को दूसरे कंटेनर में पलट लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्रक्रिया को? तो उसे हम बोलते हैं निस्तांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें सिर्फ सही और गलत बताना है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो नहीं, इसे निस्यंदन द्वारा पृथक यानी कि अलग अलग नहीं किया जा सकता। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं? नो। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है? चाय की पत्तियों को चाय से
निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तांतरण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, नहीं। सभी ऑप्शंस गलत है, इनमें से कुछ भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मे बी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, येस इट इज़ लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। आपके एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप एनसीईआरटी की बुक से एज इट इज़ क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन मैच करने के बाद ही आप आंसर करें। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव है? यहाँ पर पूछा गया है, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा। कि देखिए, हमें पानी लेना है, पानी में चीनी और नींबू डालकर हमें क्या बनानी है? शिकंजी बनानी है, ठीक है। अब हम इसे बर्फ़ डालकर ठंडा भी करना चाहते हैं। ठंडी शिकंजी गर्मियों में सबको पीना पसंद होता है, ठीक है। अब हम शिकंजी में बर्फ़ जो है वो चीनी घुलने के बाद डालेंगे या चीनी घुलने से पहले डालेंगे, ठीक है। बर्फ़ डालने के बाद चीनी घुलना संभव है या बर्फ़ डालने से पहले चीनी घुलना संभव है, हमें यहाँ पर ये बताना है बस। तो देखिए, बर्फ़ डालने से पहले चीनी हमें डालनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा चीनी होगी वो बर्फ़ डालने से पहले हमें डालनी है, क्योंकि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है, ठीक है। हम पानी में बर्फ़ मिलाने से पहले अगर चीनी घोल सकते हैं तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल टू अस, यानी कि बहुत जल्दी से घुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि चीनी नहीं घुलेगी, लेकिन अगर आधे घंटे में गर्म पानी में घुल रही है तो तकरीबन 1.5 घंटा लेगी ठंडे पानी में घुलने के लिए चीनी। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए हम गर्म पानी में चीनी को घोलेंगे। तो आज का जो हमारा 5th चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का, आई होप उसके सभी आंसर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका होमवर्क है कि आपको कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको बताना है, आप 2 कंटेनर्स ले लीजिएगा, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, ठीक है। उसमें आप 1-1 चम्मच दोनों में चीनी डाल दीजिएगा और ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि ठंडे पानी की चीनी कितनी देर में घुलती है और गर्म पानी की चीनी कितनी देर में घुलती है। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए और सभी आंसर्स आपको अच्छे से समझ आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।